हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, P100 फिजिक्स में एस टी पांडे एस सर। तो नीट का एग्जाम आपका जस्ट बहुत ही जल्द होने वाला बेटा, तो इसके लिए हम लोग आज लेते हैं इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस। तो आइए चलिए, पहला सेट है बेटा यह, और यह इस पहले सेट में 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में दे रहा हूं। यह पार्ट नंबर अभी फर्स्ट है, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। अगले पार्ट में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा मैं जस्ट इसके बाद में जब तक आप इसको पूरा करेंगे तब तक मैं दूसरा पार्ट आपको दे दूंगा। तो आइए चलिए पहले तुरंत शुरू किया जाए। तो नीट 2024 गेस क्वेश्चन मॉडल टेस्ट, ये बिल्कुल ये एकदम जैसा ही सब पेपर होने जा रहा है, जस्ट वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो बेटा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन बेटा, इन ए सेल्सियस थर्मामीटर द लोअर फिक्स पॉइंट विच वाज मार्क एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा बेटा कि कह रहा है कि कोई एक सेल्सियस थर्मामीटर है और थर्मामीटर है और लोअर फिक्स पॉइंट उस 0 डिग्री सेल्सियस पर है। वाज एक्चुअली, जो कि एक्चुअली में -10 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? 0 डिग्री सेल्सियस से। एंड द अपर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट किस पे है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, माना गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक्चुअल में ना उसका जो टेम्परेचर है, एक्चुअली टेम्परेचर क्या बेटा? 110 डिग्री सेल्सियस ये है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि लेट इट शोज ए रीडिंग, यानी कि आप कोई रीडिंग मान लिया, आप इस थर्मामीटर से नापते हो बेटा, तो कह रहा है कि वह 10 डिग्री सेल्सियस रीडिंग आ रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्चुअल टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके जैसा क्वेश्चन बेटा इस साल आने जा रहा है, पक्का, ओके, गारंटी। तो देखो बेटा, तो अब तो कह रहा है बेटा कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रीडिंग यह थर्मामीटर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी थर्मामीटर, तो यदि ऐसा रीडिंग देता है तो कह रहा है कि एक्चुअल रीडिंग क्या होगी। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल रीडिंग? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन 12 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 8 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 2 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द आंसर? ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। आप बेटा बहुत एक हफ्ते से कम समय बचा हुआ है, एक हफ्ते के नियर अबाउट, अभी एक हफ्ते नहीं, अभी एक हफ्ते टाइम है बेटा, तो एक हफ्ते टाइम बचा हुआ है। देखिए आपका तैयार है कि नहीं तैयार है, और नहीं तैयार है तो मैं इस पर आपको एग्ज़ाम के पहले बेटा, आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है मीन्स 8-9 डेज है आज से, अभी जोड़ा जाए तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम आपको 3 मॉडल पेपर, कम से मिनिमम 3 मॉडल पेपर, या हो सके तो 4 मॉडल पेपर में दे दूं, और हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस 50 क्वेश्चन में अभी यहाँ पर तुरंत कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा जस्ट इसको जब तक आप फिनिश करेंगे तब तक हम आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस देंगे, मीन्स जस्ट विद इन 24 आवर्स, ओके, कमान। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, यानी देखो बेटा क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब चाहिए बेटा तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके और आप इसको सॉल्व करिए, और आइए मैं बताऊँ अब बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको जो आता है बेटा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जानते हैं आप कि जो आपको नहीं आता है वही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जो फॉल्टी थर्मामीटर पर है, तो क्या फॉल्टी थर्मामीटर का कंसेप्ट क्लियर है, और यदि नहीं तो जल्दी से जल्दी कर डालो इसको। ओके चलो देखो बेटा कैसे करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऑफ फॉल्टी थर्मामीटर, यानी कि ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, किस हेडिंग पर बेस्ड है, और अब तब उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो जानते हो कि फॉल्टी थर्मामीटर का फार्मूला क्या होता है? तो थर्मामीटर का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बेटा हमेशा के लिए? तो x - l अपान u - l इक्वल टू c - 0 और अपान 100 इक्वल टू f - 32 अपान 80। यानी कि आप जानते हो बेटा कि ये होता क्या है एक्चुअल में? यह होता यह है कि यहाँ पर हम अननोन रीडिंग होती है, यह लोएस्ट टेम्परेचर होता है, यह अपर टेम्परेचर होता है, और यह लोएस्ट टेम्परेचर होता है। अब ऐसे जैसे सेल्सियस थर्मामीटर में देखा जाए
तो सेल्सियस थर्मामीटर यानी कि सेल्सियस में सी में रीडिंग क्या आएगी सेल्सियस में। एक क्या है बेटा लोअर, तो जानते हैं कि सेल्सियस थर्मामीटर में ना बेटा जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देयरफॉर हियर रिटन इट इज द 0 डिग्री एंड दिस इज द 100 इज द टोटल नंबर ऑफ द डिविजन्स। और यहाँ पर जस्ट बेटा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में देखिए एफ है और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर एल के स्थान पर यानी कि लोअर टेम्परेचर, दिस इज नंबर ऑफ द डिविजन्स टोटल। ओके, अब जरा देखो बेटा, तो अब यहाँ पर एल जो दिया था आपका वो एक्चुअल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था और फार्मूले पे देखा जाए तो एक्स माइनस एल यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। In this question, you have to find the value of x and L is given -10 डिग्री, तो x -10 अपॉन 110 और L यहाँ भी है बेटा, L यहाँ पर भी होता है तो -10 यहाँ भी कर दिया और इक्वल टू क्या बेटा कह रहा है कि जो फॉल्टी थर्मामीटर है ना उस पर जो सेल्सियस की रीडिंग C की रीडिंग आई है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस और C का मान आया है 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो दैट इज द 10 डिग्री सेल्सियस से रीडिंग आई है बेटा, तो 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, फ़ारेनहाइट वाला रहा होता बेटा तो इसको छोड़ देते, फ़ारेनहाइट का लेकर के सॉल्व करते, तो इट इम्प्लाइज दैट यानी कि क्या हुआ बेटा यानी कि ये 1/10 हो गया। तो देखो बेटा यहाँ माइनस दिस विल बी द प्लस, दिस विल बी द प्लस, तो यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड में x + 10 अपॉन 120 एंड दैट विल इक्वल टू 1/10, दैट विल बी इक्वल टू 1/10। ओके, एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा इस इक्वेशन में, यहाँ पे 10 से 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये बन गया कितना 10x, तो दिस इट बिकम्स 10x हो गया बेटा और ये हो गया 10x + 100 हो गया और राइट हैंड में 120 हो गया। अब 10x और इधर से गया उधर बेटा तो ये हो गया कितना हम लोगों का 10x = 20 आया, x = 2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आपको इक्वेशन मिस नहीं हो जाएगा। तो फॉल्टी थर्मामीटर पे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो फॉल्टी थर्मामीटर का क्वेश्चन आएगा बेटा इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। तो ऑप्शन था 22 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर 2 डिग्री सेल्सियस, यानी डी पर निशान मारना था आपको। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। क्लियर हो गया, चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चल बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये सूटकेस इज इन रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट। कोई एक लिफ्ट है बेटा, उसके फ्लोर पर यानी फर्श पर एक सूटकेस रखा हुआ। कह रहा है कि वेयर फ्रिक्शन इज, तो देखो बेटा फ्रिक्शन का मान दिया हुआ है यानी कि म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है μs, यानी कि म्यू का मान दिया बेटा 0.2। कह रहा है कि लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सीलरेट कर रहा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो बेटा एक्सीलरेशन का मान भी दिया हुआ है कि वैल्यू 2 मीटर/सेकंड²। अब कह रहा है कि मास ऑफ द सूटकेस, देखो बेटा मास भी दिया, सूटकेस का मास भी दिया हुआ है m। कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, तो आपसे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है और क्या कह रहा है एंड फ्रिक्शन फोर्स, और फिर क्या पूछ रहा है बेटा फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सूटकेस। तो कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का मान बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। ओके, एंड नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन। देखो बेटा यहाँ पर देखिए अब ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 28.8 किलोग्राम फोर्स और 48 न्यूटन, है कि एक ऑप्शन दिया गया किलोग्राम फोर्स में और दूसरा ऑप्शन दिया गया बेटा न्यूटन में। देख रहे हैं, यानी कि आपको बताना नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बताना बेटा। यस, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ओके, 0 बेटा ये 0 न्यूटन यहाँ पे है, ये 0 न्यूटन ऑप्शन में 0 न्यूटन भी है। देखो बेटा यहाँ भी 0 न्यूटन है। ओके, तो इसका मान द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक लिफ्ट है और यह लिफ्ट की केबल है, रस्सी है जो लिफ्ट होती है लगी होती है, केबल है ये बेटा, ये फ्लोर यानी फर्श इसका बेटा, और यहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ है। तो सपोज दिस इज ए सूटकेस एंड मास ऑफ सूटकेस इज m, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेफ्ट, दिस इज द लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड।
अब आपकी थ्योरी यदि बहुत अच्छी है बेटा, आपने थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आपको कोई ज़बरदस्त पढ़ाने वाला मिला हुआ है, बहुत अच्छी आपकी थ्योरी है, तो आप जानते होंगे कि जब यह एक्सीलरेट, जब बॉडी ऊपर एक्सीलरेट करती है, तो जब भी कहीं पर कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही होती है तो उसके अंदर या उसके ऊपर या उसके अगल बगल उसके संपर्क में कहीं पर भी जब कोई हम दूसरी वस्तु रख देते हैं तो जो दूसरी वस्तु रखते हैं वह नॉन इनर्शिया में आ जाती है। और नॉन इनर्शिया में आई हुई बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वह वही एक्सीलरेशन, उतना ही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। पक्का? यानी फिर से सुना कि when a body is accelerating and any other body is put on it, kept on it, or kept inside, or kept anywhere in the touch to the first body, then the second body will automatically comes in the non-inertia, and this is the tendency of the body which comes in the non-inertia that always acquire the same acceleration in the opposite direction. This is the fantastic concept of the non-inertia. And what will be happen after that? तो जब भी कहीं पर कोई बॉडी बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करती है तो उसके ऊपर या उसके अगल बगल उसके संपर्क में कहीं पर भी जो रख दिया जाती है जब दूसरी बॉडी, तो दूसरी बॉडी आ जाती है नॉन इनर्शिया में। और जो नॉन इनर्शिया में बॉडी आती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वह उसी का एक्सीलरेशन ना अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। और तब फिर क्या होगा? तो अब आइए जैसा देखते हैं कि चूंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा था, एक्सीलरेट कर रहा था, यह लिफ्ट बेटा ऊपर जा रहा है ऊपर, ओके। और अब जब दूसरी बॉडी इसमें कौन सी रखी हुई है? तो अब दूसरी बॉडी ये रखी हुई है बेटा, जिसको कहा गया है कि यह एक सूटकेस है। तो अब यह जो बेटा, अब ये सूटकेस जो है ये दूसरी बॉडी हो गई। तो चूंकि यह बेटा ये लेफ्ट या किस में है? तो लेफ्ट, यानी कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि वह इनर्शिया वाली बॉडी है? तो इनर्शिया का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर भी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं, जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको पहचानने की सबसे अच्छा तरीका यह बेटा कि जैसे मान लो कि कहीं पर डीजल है, पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल भरा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है या टेंशन दिया जा रहा है, केबल लगा हुआ है, और या तो पृथ्वी के संपर्क में मीन्स इन द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ। तो यदि जहाँ पर भी ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं तो वह चीज़ ऑलवेज दैट विल बी द ऑलवेज इन इनर्शिया। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि यह केबल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जा रही होगी और यह पावर इलेक्ट्रिसिटी से यह चूँकि लिफ्ट चल रही है, इसका मतलब कि लिफ्ट किस में बेटा? तो लिफ्ट जो हो गई ना वो हो गई इनर्शिया में। तो लिफ्ट किस में है? इनर्शिया में। और उसके जानते हो बेटा कि उसके ऊपर कोई वस्तु रख दें या उसके अंदर रख दें, उसके अगल बगल में कहीं भी रख दें तो जो दूसरी बॉडी होती है वो आ जाती है किस में? वो आ जाती है नॉन इनर्शिया में। और नॉन इनर्शिया में आने वाले बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वह उतना ही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेती है। तो चूंकि यह लिफ्ट है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए ऊपर की तरफ है, तो जो सूटकेस होगा वह एक एक्सीलरेशन नीचे पा जाएगा। और एक कैसा एक्सीलरेशन होगा? इसी एक्सीलरेशन को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला, इसी एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं बेटा? तो इसी एक्सीलरेशन को, यस हियर माइंड, इसी एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं बेटा? तो दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज द सीडो एक्सीलरेशन। सीडो, PSEUDO, सीडो एक्सीलरेशन मीन्स होता है बेटा छिपा हुआ एक्सीलरेशन। तो दिस इज द सीडो एक्सीलरेशन एंड सीडो एक्सीलरेशन विल बी यस टुवर्ड द डाउनवर्ड एंड देयरफॉर सिंस जी तो पहले से ही था और एक एक्सीलरेशन ए और आ गया, तो देयरफॉर द टोटल एक्सीलरेशन डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नाउ हाउ मच? तो G + A, दिस इज द टोटल एक्सीलरेशन। एंड now what will be the total force acting downward? The total force acting downward will be how much? So this is the sense, this here is N and here is G + M, यानी कि डाउनवर्ड नीचे कितना वेट ऐसा हो गया W, तो W बराबर होता है बेटा M इंटू टोटल एक्सीलरेशन। तो N इक्वल टू हो गया बेटा M, N बराबर क्या हो गया? तो N इक्वल टू M, G + A विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Why it is so? Because this suitcase is not going up and not going down, and therefore it is clear that the both forces will be equal. यदि n ज़्यादा होता तो यह ऊपर हवा में उठ जाता, यदि m G + A ज़्यादा होता, वेट ज़्यादा होता तो ये फर्श के नीचे धंस जाता, यानी कि टूट जाता ये जो ये इसका फ्लोर है।
यानी कि ये आराम से रेस्ट में पड़ा हुआ है, वो वर्टिकली ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि यह फोर्स बराबर ये फोर्स। तो देयरफॉर n विल बी हाउ मच? n विल बी m इन द ब्रैकेट g प्लस a। क्लियर? एंड नाउ व्हाट विल हैपन हियर? तो नाउ व्हाट विल हैपन हियर? देयरफॉर n इक्वल टू हाउ मच? n equal to how much? n equal to m. Since m is given 24 kilogram, so n is given 24 kilogram, it is given, and g, you know that is the g, and a is given 2, a is given 2, तो therefore what you can write here? तो बेटा 2 है ना, और हमको g के फॉर्म में इसको लिखना है। तो यदि हम यहाँ g से मल्टीप्लाई करें और g से डिवाइड कर दें तो मान में कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। तो जब नहीं पड़ा तो 0.2 g लिख देना। यस, वेरी फैंटास्टिक। देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन होगा बहुत ही छोटा, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्टिंग होगी वहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आईआईटी मेंस में और नीट में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे ही रहते हैं, ट्रिकी होते हैं, टेक्निक होती है, वहाँ पर मिस्टेक की चांसेज होती है बच्चों को, वही चेक किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछे जाएंगे। अब जो n बराबर क्या हुआ? m24 हो गया बेटा, और यहाँ पर g हो गया, अभी g हो गया। अब जो बेटा g उसमें भी है, g इसमें भी है, तो g को क्या कर लिया लोगों ने? कॉमन ले लिया, तो 24g हो गया, और यहाँ है 1 और ये है 1.2, तो दैट विल बी 1.2, एंड मल्टीप्लाई बाई 24 एंड 1.2 यू विल गेट 28.8। तो n इक्वल टू 28.8g। यदि g का मान यहाँ पर रख देते बेटा, देखिएगा, यदि हम g का मान यहाँ पर रख दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा 28.8 इंटू 10। मान लीजिए g की वैल्यू 10 दिया गया है, तो 10 तो 288 न्यूटन। तो यह एक्चुअल वैल्यू है 288 न्यूटन, बट सिंस इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, गिवन इट इज इन द फॉर्म ऑफ द किलोग्राम फोर्स। देखो बेटा, जब भी कहीं पर फोर्स या डब्ल्यू का मान निकालते हैं और जी का वैल्यू 10 नहीं रखा जाता, जी के रूप में रखा जाता है ना, तो उसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स पढ़ते हैं उसको। Means this will be the unit of the force and that will be the kilogram force, and therefore what will be the answer now? Therefore answer it comes normal का मान कितना हुआ? तो 28.8 किलोग्राम force, this is the normal value, and in which option it is given? तो 28.8 किलोग्राम force। तो अब देखो बेटा अपना ऑप्शन देखिए, 28.8 किलोग्राम force, it is given in the first option, it is given in the first option, also it is given in the third option, इट इज़ गिवन इन द थर्ड ऑप्शन। तो देयरफॉर या तो पहला सही होगा या तो सी सही होगा, इन दोनों में एक सही होने की बिल्कुल भेज। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है, कितनी ज़बरदस्त बनाया गया है क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो बेटा, अब अगली बात फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, अगली बात कह रहा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो बेटा, तो ऑप्शंस मीन्स कि पहला वाला तो निकल गया, नॉर्मल निकल गया, और आप जानते हो कि यस नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल तो आ गया कि 28.8 किलोग्राम फोर्स है, ये तो हो गया। अच्छा, अब बात रही फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन जानते हैं बेटा कि एफ आर बराबर कितना होता है? म्यू एन, और यदि म्यू को देखा जाए तो 0.2 दिया हुआ है और एन दिया है 28.8 क्या किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है। नॉर्मल की वैल्यू चूंकि आप निकाले हुए हैं। अच्छा, अब यदि यहाँ पे देखा जाए बेटा तो ये दिया है 48, तो यहाँ पे यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कोई दूसरी वैल्यू निकल करके आएगी, यानी कि इतनी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं आंसर हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये आंसर कौन सा होना है? तो आंसर होना है सी। लेकिन सॉल्व करने का जो प्रॉपर वे होगा, तरीका होगा, वो क्या होगा बेटा? तो वह ये होगा कि अब आगे देखो बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जब तक कहीं पर भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स बॉडी पे नहीं लगती है, यानी कि अप्लाइड फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेट बिकम्स जीरो। अभी यहाँ पर देखा जाए ना तो देखो बेटा, यहाँ पर कोई इस जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल वो ऊपर है और ये फोर्स नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, दोनों आपस में बराबर है, नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। अब सवाल हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है या नहीं, तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अच्छा, और संपर्क जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस है बेटा, कॉन्टैक्ट सरफेस तो फ्लोर पर यहाँ रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन तो यहाँ लगता है ना, तो चूंकि फ्रिक्शन यहाँ रखता है। देखो बेटा, अब किसी की भी थ्योरी बहुत ही कमज़ोर हो, यदि ना पढ़ा हुआ हो, तो P100 फिजिक्स, मैं डीपी सर ये P100 फिजिक्स, तो P100 फिजिक्स पर पूरा का पूरा फिजिक्स बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ही जीरो से दिया हुआ है।
हर चैप्टर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और होगा वहाँ तक जिसके आगे फिजिक्स जानने की ज़रूरत नहीं होती है। किसके लिए? IIT में जाने के लिए और नीट में जाने के लिए बेटा इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती है। तो पूरे के सारे 100% मेंस के क्वेश्चन, 100% एडवांस के क्वेश्चन, 100% नीट के क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमैटिक बढ़ाया, ऐसे ही बनाया ही गया है। वो जो लास्ट नंबर किसी भी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होता है, लास्ट में 2-3 वीडियो होते हैं किसी हर चैप्टर के, वो एडवांस के लिए होते हैं। बाकी से शुरू के वीडियो होते हैं जो लास्ट के 1-2 वीडियो पहले होते हैं, वो सारे के सारे वीडियो जो होते हैं नीट और IT मेंस के होते हैं। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। तो सिंस देयर इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स, यह फोर्स नहीं है। और जब यह नहीं होता है ना, जब भी कहीं पर याद रखना कि जब भी अप्लाइड फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जीरो होता है बेटा, तो FR भी जीरो होता है। यानी कि केवल नॉर्मल होने से फोर्स नहीं लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब यह हुआ कि चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, FA जीरो हो गया, तो FR भी जीरो हो गया। एंड देयरफॉर द फैंटास्टिक आंसर इज C। तो नॉर्मल इज सो मच एंड द फ्रिक्शन इज सो मच। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, एक बार क्वेश्चन को आप जैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लो बेटा। क्या है क्वेश्चन? तो देखिए बेटा, फिजिक्स का जो गेस्ट क्वेश्चन है नीट 2024 के लिए बेटा। ओके, तो केवल जरूरी नहीं है कि 2024 के लिए, 2025 भी होगा, 2030 भी होगा, IIT मेंस भी बेटा, सबके लिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो आपको ना बेटा मीन्स कि अभी चूंकि इसलिए नीट बोला जा रहा है कि 2024 का अभी जस्ट एक हफ्ते बाद एग्जाम होने जा रहा है बेटा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट तो हमेशा के लिए है ना, 2030 के लिए भी है, 2040 के लिए भी है ना इंपॉर्टेंट। फिजिक्स तो यही रहेगी ना, फिजिक्स तो नहीं बदलेगी बेटा, कंपटीशन तो यही रहेंगे। चलिए एक बार फिर से देखो बेटा, कोई सूटकेस है, ए सूटकेस इज इन द रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट वेयर फ्रिक्शन इज 0.2। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, और लिफ्ट क्या हो रहा था, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा था कि मास ऑफ द सूटकेस इज 24 किलोग्राम। कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सूटकेस, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फ्रॉम वेव। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑर्गन पाइप हैज फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज कोई ऑर्गन पाइप बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। कह रहा है कि अनदर पाइप ऑफ द सेम लेंथ, यानी उतने ही लंबाई की दूसरी ऑर्गन पाइप है, हैज टेम्परेचर 5% मोर। यानी कि अब देखो बेटा, 2 आर्गन पाइप हैं और दोनों एक ही लंबाई के हैं आर्गन पाइप, यानी कि लेंथ दोनों की एक जैसी है, लेकिन टेम्परेचर दूसरे वाले का ना टेम्परेचर 5% ज़्यादा है। अब क्या बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट बोथ साउंडेड टुगेदर, यानी कि दोनों को क्या कर रहे हैं, रिजोनेंस में लाने की कोशिश है। दोनों में क्या करते जानते हो बेटा, रिजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल स्किल इस जो ना बेटा एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम का चैप्टर जोड़ा गया है नया नीट में और IIT में, तो उसमें यह सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक क्या करते हैं, रेजोनेंस ट्यूब होती है और एक जो है ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं और एक रबड़ की पैड होती है बेटा, और उस पर ऐसे बजा करके माउथ पर लगाते हैं, तो कहते हैं क्या कि साउंडेड टुगेदर, दोनों पे लगाए जा रहे हैं। तो 2 आर्गन पाइप है बेटा, एक आर्गन पाइप है जो बेटा यह एक आर्गन पाइप है और एक दूसरी आर्गन पाइप ये है। और कह रहा है कि दोनों की लेंथ और डायमेंशन यानी क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का एक जैसा है, लेंथ दोनों का एक जैसा है। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है बेटा कि जब दोनों को साउंडेड कराया जाएगा तो मान बेटा कि ये की फ्रीक्वेंसी N1 पाई जाती है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी N2 पाई जाती है। तो जानते हो कि नंबर ऑफ बीट N बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ बीट्स यू नो दैट N2 डेल्टा N इक्वल टू N2 माइनस N1। अब जब देखना बेटा आपसे यही पूछ रहा है, कह रहा है कि लेट बोथ साउंडेड टुगेदर देन नंबर ऑफ बीट्स विल बी हाउ मच, 1 2 3 4। अब चाहिए बेटा तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब यहाँ टेम्परेचर बेटा यदि T है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T प्लस 5% ऑफ T, यानी कि इसमें एक में टेम्परेचर 5% ज़्यादा है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करोगे।
अब आप अपनी तैयारी को चेक करिए बेटा कि क्या ये सब चीज़ें आपका तैयार है। यदि नहीं तैयार है तो घबराने की बात नहीं है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। जम करके पढ़ने की ज़रूरत है और P100 फिजिक्स पे पूरी फिजिक्स ऐसे यूँ मसल सकते हो बेटा, बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो कम ऑन द पॉइंट। देखिए क्या कह रहा, फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है बेटा। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, ऑलवेज ऑलवेज ना। क्या वो कहाँ से आता है बेटा? तो आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी वाला जब फार्मूला लगाते हो तो क्या करते हो, V/2L फ्रीक्वेंसी जब निकालते हो फ्रीक्वेंसी आर्गन पाइप की, तो आप लिखते हो ना कि F टू N इक्वल टू क्या V/4L, तो लिखते हो ना बेटा वहाँ पर V/4L। तो जब वहाँ पर लिखते हो बेटा V/4L और V वेलोसिटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? T के, अंडर रूट टी के। तो जब फ्रीक्वेंसी, चूंकि वेलोसिटी के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, बहुत आसान। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अब जरा ध्यान देना बेटा, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का होता है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है बेटा, जानते हो पीछे वीडियो में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ दिया हूँ पहले से ही ना बेटा। तो ये तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। तो डेटा बेटा तो क्या करते हो, परसेंट निकालने के क्या करते हो बेटा? तो अब यहाँ पर डेल्टा F/F इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ। और ये अल्फा चूंकि प्रोपोर्शनल तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ऑलवेज। अब यहाँ पर जो पावर क्या है बेटा, रूट मीन्स 1/2, तो पावर बगल में आ जाता है। पावर क्या होगा बेटा? देखो बेटा पावर बगल में आ गया, और ये क्या हो जाता है, डेल्टा T/T हो जाता है ना। तो ये होता फ्रैक्शन, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा परसेंट, क्यों बेटा? तो देखिए अब ये F को ले गए राइट हैंड में, तो 1/2 पहले से ही था, इंटू F, ये F यहाँ से आ गया, और ये 5% दिया, यानी 5/100। तो डेल्टा F की वैल्यू निकालना था, तो 1/2 हाफ फार्मूले से, और 1/20 F की वैल्यू है बेटा, और 5% पूरे का मान है 5%, 5/100। अब देखना डेल्टा F बराबर कितना हुआ, तो 1/2 तो है ही यहाँ पर, और देखो बेटा और यहाँ पर 100 है, तो देखो बेटा एक 0 से 0 काट दिए हैं आप, और यहाँ पर हो गया है देखो बेटा, और यहाँ से आपने कट किया है इसको कट कर दिया बेटा, और 5 से इसको पहले कट कर दिया तो 2 आ गया है, 2 से फिर इसको कट कर दिया बेटा तो 6 आ गया है, ठीक। अच्छा अब देखो बेटा, और इस 2 से फिर आपने कर दिया है तो 3 आ गया है, मीन्स कि डेल्टा F का मान कितना आया, 3। और जानते हो कि चूंकि ये डेल्टा F है, और जानते हैं कि बिट्स n2 - n1 होता है, या यूँ कहें कि डेल्टा n होता है, और वही डेल्टा n ही हमारा डेल्टा F है, दैट इज द 3। मीन्स व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3 बिट्स, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो बेटा कैसे सॉल्व किया जा रहा है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। कर लिया? देखिए बहुत आसान है सब कुछ, हाँ, लेकिन अब देख रहे होंगे यही है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहचान यही है कि ट्विस्टेड होगा, क्वेश्चन छोटा होगा, ट्विस्ट होगा, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पहचान है बेटा, चाहे वो IIT मेंस हो या चाहे वो नीट हो। नेक्स्ट, अब जा देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या कह रहा है बेटा? देखिए हाउ मच फैंटास्टिक क्वेश्चन। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, देखना ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। एक कोई कन्वेक्स मिरर बेटा जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बोथ इज मेड ऑफ, यानी कि दोनों एक ही ग्लास के बने हुए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाउ मच 1.5 है। तो इज मेड ऑफ द ग्लास AμG, यानी 1.5 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ, देखो बेटा, और वाटर में जिसमें इमर्ज किया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स AμW है। हाउ मच दैट इज 4/3। क्या है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ आफ्टर इमर्जिंग इन वाटर। तो ध्यान देना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ये नोट करिए पहले, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। A convex lens is there which focal length is 20 centimeter, and there is also a convex lens which focal length is 10 centimeter, and both are made of the same glass of the refractive index AμG equal to 1.5। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर कह रहा है कि दोनों को, कन्वेक्स लेंस को भी और ये मिरर को भी, दोनों को डुबा दिया गया लिक्विड में, और लिक्विड क्या था? वाटर, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था।
और कह रहा है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ आफ्टर इमर्जिंग इन द वाटर। वाटर में डुबाने के बाद उनका फोकल लेंथ कितना हो गया, व्हाट इज द रेशियो। वेरी फैंटास्टिक। अब ऑप्शन क्या दे रखा है, 4:1, 2:1, 1:2, 1:4। मारिए निशान, मारो निशान बेटा, चेक योर सेल्फ। चलिए अब आंसर देखो बेटा। लेंस के लिए हम जानते हैं कि लेंस हमेशा ही लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करते बेटा लेंस की फोकल लेंथ के लिए। तो 1/f को क्या कहते हो, लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला कहते बेटा ग्लास के लिए। ये बिल्कुल साफ दिया हुआ बेटा कि 1/f, f इज द फोकल लेंथ, और ये किस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जबकि मिरर के केस में जो f होता है वो r/2 होता है। मीन्स द मिरर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, does not depend on the refractive index. And in this case, when it immersed in the water, you know already, I have taught you in the class. यार नहीं पढ़े बेटा कोई बात नहीं, I have already taught in the videos. यदि आप P100 फिजिक्स के स्टूडेंट बेटा, और यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, वीडियोज जो हमने दिया हुआ है आपको मन से ईमानदारी से पढ़े हुए, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे यूं ही फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि थ्योरी में सब कुछ दिया है, और यह है तो मैं पेपर का गेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बेटा, तो थ्योरी तो अलग से है। थ्योरी में बहुत ज़बरदस्त P100 फिजिक्स पे सब कुछ दिया हुआ है। अब जैसा देखना बेटा, तो अब यहाँ पर R1 इक्वल टू R2, ये मतलब R1 इक्वल टू R2 कह रहा है यहाँ पर उस लेंस के लिए कि बाई कन्वेक्स लेंस है, यानी कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। ए म्यू जी 1.5 दिया हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 दिया हुआ। और जानते हैं बेटा कि जब ए म्यू जी का मान इतना होता है और ए म्यू डब्ल्यू का मान इतना होता है ना, और यदि किसी लेंस को वाटर में डुबा दिया जाए, ये डाटा दिया हो और वाटर डुबा दिया, तो डुबाने के बाद उसका फोकल लेंथ सीधे 4 गुना हो जाता है। दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स। ऑलवेज प्रोवाइडेड the value of the A mu G should be 1.5 and the value of A mu W should be 4/3, means 1.33. And let's so then keep in mind always that after the immersion in the water, the focal length becomes just 4 times. Let the focal length is 10 centimeter, then that will be 40 centimeter. Let focal length is the 15 centimeter, then that will be the 60 centimeter, means just 4 times. And means पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। Yes, without yes, keep your pen, you can mark the answer very fantastically. Okay, come on the point. Then since you know that the FW equal to 4 into F here, since you know that FW means the focal length in the water, that is the 4 times of the F here. F हवा में, एयर में जो भी रहा होगा जस्ट उसका 4 गुना हो जाएगा। तो जब जितना था लेंस का था 4, तो 4 into 10 दैट इज द 40 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस का फोकल लेंथ हो गया डुबाने के बाद 40 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर का क्या हुआ, तो अरे भाई बट नो इफेक्ट ऑन द मिरर पे तो प्रभाव पड़ता ही नहीं डुबाने के बाद। तब क्या हुआ, तो रेशियो क्या हुआ बेटा, तो देखो एफ मिरर वाटर अपॉन एफ लेंस इन द वाटर, यानी कि जब मिरर को डुबाया तब क्या हुआ, लेंस को डुबाया कब क्या हुआ, दोनों का डिवीजन किया, तो यहाँ पर था 20, यहाँ पे था 40, यानी कि आया कितना 1/2, यानी कि रेशियो कितना बना बेटा 1:2, यानी कि ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन था सी। वेरी फैंटास्टिक। एक बार फिर से ध्यान दें बेटा कि जब हम मिरर को डुबाते हैं तो मिरर का फोकल लेंथ या मिरर का पावर या मिरर का फोकल लेंथ means it does not depend on the refractive index, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ हमेशा f = r/2 होता है। उसके केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में डुबाने से कोई अंतर पड़ा नहीं, तो उसका तो फोकल लेंथ में चेंज होगा नहीं, तो उसका 20 का 20 ही रहा। लेकिन इसका क्या हुआ, इसका 4 गुना हो गया, और इसका तो कितना था 10, अब कितना हो गया 40। अब पूछा है मिरर रेशियो फोकल लेंथ इसका ये लेंस का, तो मिरर का कितना रहा 20 ही रहा, और लेंस का कितना हो गया 40 हो गया, तो 20/40 दैट इज द 1:2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी फैंटास्टिक। चलो बेटा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आ जाओ बेटा, देखो ये है, देखिए गैसियस स्टेट का सवाल है। तो अब ऐसे देखिए पूरी फिजिक्स आपको ऐसे ही 50 क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहा है। तो यह है तो जस्ट लाइक ए ट्रेलर अभी आपको मैं दिया हूँ, और जस्ट नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ बेटा। तो देखिए अब यहाँ जस्ट ये ट्रेलर है क्वेश्चन दे बेटा, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लिया गया कि ब्रांच का। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 4 लीटर, यानी कि देखो बेटा कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर एंड प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, और उसका प्रेशर कितना बेटा 4 एटमॉस्फेयर है। तो 4 लीटर वॉल्यूम है, 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कह रहा है कि ये मोनोटामिक गैस इज फिल्ड, और उस कंटेनर में क्या रखा हुआ बेटा, एक मोनोटामिक गैस फिल्ड किया हुआ है, और कितना किया गया है 1 मोल, यानी कि ये मोल भी दिया बेटा 1 मोल है वो गैस। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, तो कह रहा है कि बता ये ना कि ये पूरे गैस की एनर्जी बताओ। अब जैसा देखना बेटा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन, 24 × 10⁷ अर्ग में दिया है, 1.2 × 10⁻³ जूल्स दिया हुआ है, 2.4 × 10⁶ जूल दिया हुआ है, 2.4 × 10 अर्ग दिया हुआ है। कह रहा है कि विच वन इज द करेक्ट। अब आप अपने आप को चेक कर सकते हैं बेटा, यहीं पर वीडियो को रोक करके तुरंत ही पहले सॉल्व करिए, तब फिर आगे देखिए वीडियो का सोल्यूशन देखिए। ओके, और बेटा नहीं कर सकते, क्लियर है, तो बस सीधे आ जाइए, यहाँ पर समय बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। तो एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, यू नो दैट द एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज ऑलवेज हाउ मच। तो एनर्जी फार्मूला होता है बेटा एनर्जी का, U बराबर होता है हाफ F म्यू RT, दिस इज द फार्मूला। यहाँ पर F क्या बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, म्यू क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, उसका केल्विन में टेम्परेचर। दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला बेटा। अब थोड़ा भी यदि डाउट है फार्मूला वगैरह में, थोड़ा भी आपको डाउट है बेटा, तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ही जगह आपको प्ले लिस्ट में जाइए, P100 फिजिक्स पर बेटा प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए जो चैप्टर पढ़ना है, वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सारी चीज़ें एक एक बिल्कुल जीरो से टॉप तक दी हुई है। अब वहाँ पे देखो बेटा, तो एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, तो अब एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, n मॉलिक्यूल का कितना होता है, अवगाद्रो की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल का क्या होता है, n मोल का क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। चलिए बेटा अब जा देखिए, चूंकि यह मोनोटामिक गैस है, मोनोटामिक गैस के लिए जानते बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो 1/2 F का मान 3 हो गया, और यह 1 मोल 1 हो गया, यानी कि 3/2 हो गया, और 3/2 RT, सीधे सीधे कहा जाए तो 3/2 RT फॉर 1 मोल। तो धीरे धीरे क्या है, तो 3/2 RT फॉर 1 मोल। तो बेटा सीधे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, देखो बेटा एक मालिक्यूल शब्द चूंकि दिया हुआ था, तो 3/2 एक मालिक्यूल का होता है। जब मालिक्यूल होता है तो यहाँ K रखोगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यदि मोलर है तो यहाँ बेटा तुरंत ही K के स्थान पर R/N कर दोगे। तो यह किसके लिए होगा बेटा, N के लिए। देखो बेटा अब यह हो गया K का वैल्यू हो गई। अब चूंकि N मालिक्यूल के लिए कितना हुआ, तो N मालिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो N से N क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब N से N कैंसिल हो जाएगा तो जो कुछ आएगा ना वो किसके लिए हो गया, वह हो गया 1 मोल के लिए। तो 3/2 RT देखो बेटा किसके लिए हुआ, 1 मोल के लिए। तो अब 1 मोल के लिए हुआ तो N मोल के लिए कितना हो गया, तो देखो बेटा अब N मोल के लिए कितना होता है 3/2, और N से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 3/2 nRT हो गया। और जानते बेटा कि RT बराबर होता है PV, तो देखो बेटा RT बराबर PV होता है, PV को 2RT 1 मोल के लिए। तो अब देखो बेटा N बाहर है ही, और ये PV RT के स्थान पे PV हो गया। मीन्स कि आपका जो फाइनल फार्मूला हुआ जिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था वो आया 3/2 NPV। अब देखो बेटा आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में ना बेटा देखो यहाँ वॉल्यूम एट प्रेशर दिया हुआ है 4 एटमॉस्फेयर, और यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ था, तो यानी कि P भी है और V भी है, दोनों दिया हुआ था। अब आपको यहाँ से अपना आंसर निकाल देना था। देखिए अब 3/2 KT है बेटा, 3/2 यहाँ पे आ जाओ, सीधे फार्मूले पे चलता है, 3/2 NPV है ना, तो 3/2 N का मान 1 मोल दिया था तो 1 रख दिया। अब मान लो आपको हो सकता है कि ऑप्शन में जो रियल में एग्जाम का पेपर हो सकता है यहाँ 5 मोल कर दे, तो क्या करना है 3/2 यहाँ पर जो N का मान 5 कर दीजिएगा। P की वैल्यू कितना बेटा, P की वैल्यू 4 एटमॉस्फेयर, और जानते बेटा कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁻5। तो बेटा तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट में रखा गया है, P का मान हमने रख दिया 1.01 को 1 मान लिया, तो 4 × 10⁻5 हो गया बेटा। ओके, और क्योंकि ये वैल्यू डाटा दिया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा 10⁻5 है। ओके बेटा, तो ये P की वैल्यू हो गई।
और अब रहा वही की बात, तो वॉल्यूम देखो बेटा, वॉल्यूम किस में दिया 4 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर, यानी कि याद रख कर लें बेटा 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ क्यूबिक मीटर होता है बेटा, याद रहे। हो गया बेटा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अब यानी कि यदि मैं कहूँ कि 1 क्यूबिक मीटर बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आपकी 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि कोई भी क्यूबिकल बॉक्स हो तो उसमें कितना वाटर आता है, 1000 लीटर वाटर आता है। हो गया बेटा। अब जा देखिएगा, तो ए की वैल्यू, तो अब यहाँ पे बस बेटा इन दोनों को सॉल्व कर देना था। और देखिए यहाँ 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा कि ना 2 बनेगा, 2 से 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 × 4 करो बेटा 10⁵ है, 10⁻2 हो जाएगा, और 10 देखो बेटा यहाँ पे कट करेंगे 10⁻2 हो गया, और 6 × 4 है 24 हो जाएगा बेटा। तो 24 × 10⁻2 यानी ये 2.4 × 10⁻3 लिख सकते हैं। तो 2.4 × 10⁻3 लिख सकते हैं बेटा। और जानते हो कि 1 जूल बार 10⁻7 अर्ग होता है, तो यानी 3 और 7 10 हो गया, मीन्स दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। यानी कि देखो बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्लास। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही पूरी मैकेनिक्स आपको मिलेगी, पूरा वेव का भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा मॉडर्न फिजिक्स मिलेगा, सब जबरदस्त जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है आने जा रहा है इस साल, वही मैं दूंगा आपको। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर कोलिजन का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बेटा। गेस देखो, कह रहा कि ये बॉल इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, कोई किसी ऊंचाई से एक बॉल गिर रहा है, फ्रॉम ए हाइट, अरे बेटा हाइट में दिया है कितना 20 मीटर, तो ये बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर ऑन ए फ्लोर वेयर, बेटा कह रहा है कि फ्लोर वेयर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई की वैल्यू दिया है = 1/2। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड हाइट अटेंड इन सेकंड बाउंस। कह रहा है कि सेकंड बाउंस में हाइट और वेलोसिटी का मान बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 1.25 मीटर एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और ये हाइट है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यस, ट्राई टू डू बेटा। कैसे करेंगे क्वेश्चंस। कह रहा है कि वेलोसिटी, तो आप जानते हैं पूरी थ्योरी आपका तैयार होना चाहिए। अब कोलिजन, तो कोलिजन बेटा पूरा फर्स्ट क्लास का वीडियो सब बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, कोलिजन में चेक करिए कोलिजन कहाँ पर है, कोलिजन स्टार्ट कर दिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के पास में होगा। अब देखो बेटा, तो क्या है, तो फार्मूला जानते हो बेटा कि फार्मूला है हम लोगों का कि वेलोसिटी एट nth बाउंस, nth बाउंस पर वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी एट nth बाउंस क्या होती है, तो e⁴n, यानी कि जैसे मान लीजिए सेकेंड बाउंस तो n/2 हो गया, थर्ड बाउंस तो n/3 हो गया, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, फर्स्ट वेलोसिटी, यानी कि पहली बार जो कोलिजन हुआ ना, तो पहले सबसे पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, और यह आफ्टर बाउंस, nवें बाउंस पर क्या वेलोसिटी है ए बता रहा है। ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। And now you have to find the value of this, therefore putting the value e का मान दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही का मान दिया 1/2, सेकेंड बाउंस यानी n/2, और कितने ऊंचाई से गिरा बेटा, तो कहा कि कोई बाल है गिर रहा है फर्श पर, कितने ऊंचाई से 20 मीटर से। तो जानते बेटा कि जब यहाँ ग्राउंड पे टकराएगा तो u का मान जो टकराते से जो वेलोसिटी हुआ होगी √2gh ना, फर्स्ट 1D में पढ़े हैं सब। तो देखो बेटा, तो अब यहाँ पर √2gh, तो अब देखना, अब 1/2 पर पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर हो गया 1/4, 2gh, 2g का मान 10 रखा है और h का मान 20 रखा, तो आया कितना 1/4 इंटू, अब देखना बेटा यहाँ से क्या मिला, ये मिल गया 20 × 20 अंडर रूट में है, यानी कि 20 मिल गया। अब जब कट किया 4 से 5 को तो मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आई 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ऑप्शन किस में 5 है बेटा, तो एक 5 हमको ये दिख रहा है और एक 5 ये दिख रहा है, और ये तो हो नहीं सकता,
और यह भी नहीं हो सकता, यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि हाइट इन nth बाउंस, तो nवें बाउंस पर हाइट क्या होगा, nवें बाउंस पर बेटा हाइट क्या होगा। तो हाइट फार्मूला ये होता है जानते हो बेटा। अब ये फार्मूला यदि नहीं याद होगा ना, ये सब हम थ्योरी में यदि P100 फिजिक्स से स्टूडेंट नहीं है, ये दुर्भाग्यवश नहीं पढ़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम, आज पर तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। P100 फिजिक्स पर सारी वीडियोज़ पढ़ डालिए, देखिए, फिर उसके बाद में फिजिक्स आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो बेटा, तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ थ्योरी में दिए हुए हैं। तो अभी ये थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की बात नहीं बेटा, फिर से पढ़ डालो जल्दी, जो भी मैक्सिमम हो पावे। देखो बेटा, तो HN हाइट इन nth बाउंस, nवें बाउंस में क्या होता है, तो हाइट बेटा देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना, e⁻2n, e⁻2n इंटू ये क्या है h0, यानी शुरू में जहाँ से गिरा था, तो ये जैसे मान ली बाल बेटा, और ये कितनी ऊंचाई से गिरा, तो मान ली कि h0 ऊंचाई से गिरा यह, तो फिर यह क्या हुआ, यहाँ पर जब टकराएगा, टकरा के बाउंस होगा ना, तब ऊपर गया, फिर गिरा, फिर कुछ ऊपर गया, फिर गिरा, ऐसे होता है ना। तो थ्योरी में सब डिटेल पढ़ाया हूँ। तो कह रहा है बेटा कि सेकेंड बाउंस पर बताओ, यह ऊंचाई मान लो सेकेंड बाउंस वाली है, तो कह रहा है कि सेकेंड बाउंस पर ऊंचाई बताओ, वही है फार्मूला बेटा, ये होता है इसका फार्मूला ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ए की वैल्यू तो आपको दिया ही है 1/2, और 2n सेकेंड है, तो 2 × 2 यानी कि 1 यहाँ पे कितना हो जाए, 2 × 2 यानी 4 बन गया, यानी पावर 1/2 पर पावर लगा 4, तो 1/2 पर पावर 4 यानी 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 पर पावर 4। और ये h का मान, हाइट 20 मीटर इसे दिया, h0 का मान तो 20 मीटर दिया ही है, तो 20 मीटर यहाँ हो गया। 1/2 पर 4 करोगे बेटा तो आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, तो 1/16, और यह है 20 है, 20 है, तो 1/16 × 20 यानी 4 से कट करोगे बेटा, 4 से तो 4 हो गया, और ये 5 हो गया, 5/4 5/4 मीन्स 1.25 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, और सेकेंड बाउंस में जो वेलोसिटी होगी वह 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और जो हाइट कवर करेगा वह 1.25 मीटर की हाइट कवर करेगा। तो आंसर कौन सा आया बेटा, आंसर आया डी। तो अभी बेटा मैथ के वाले जो अभी जानते हैं कि 50 क्वेश्चन है इसमें सेट में, देयर आर 50 क्वेश्चंस, ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चन गेस करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश बेटा मैं अभी इसमें बस इतना ही दे रहा हूं, और जस्ट इसके बाद में यानी कि जब तक कि इसको आप फिनिश करिए, जो चैप्टर वगैरह ना पढ़े बेटा, P100 फिजिक्स पर सारे चैप्टर को पढ़ डालिए, और मैं जस्ट अभी इसके बाद में विदिन 24 आवर्स अभी देख रहे हो बेटा, तो मीन्स अभी से 24 आवर्स के अंदर मैं अभी आपको जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है ना 44 क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूँ बेटा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके, फिर मिलते हैं अभी।